नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 11th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर मापन से रिलेटेड तीसरा वीडियो लेकर आए हैं, पूरक मात्रक सप्लीमेंट्री यूनिट्स। देखिए, हमारा फर्स्ट चैप्टर है मात्रक एवं मापन। ये पहले चैप्टर का नाम है मात्रक एवं मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें हमने जो हमारा पहला वीडियो था उसके अंदर हमने देखे थे मूल मात्रक। उस वीडियो के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था कि भौतिक राशियां होती क्या है, कितनी प्रकार की होती है, और उसमें हमने मूल भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा कि मूल भौतिक राशियां क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। मूल मात्रकों के बारे में डिटेल से अध्ययन किया, मूल मात्रकों को वहां पर परिभाषित भी किया। जो हमारा दूसरा वीडियो है वो व्युत्पन्न मात्रक से संबंधित था। उसमें हमने देखा कि व्युत्पन्न भौतिक राशियां होती क्या है, व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमने दूसरे वीडियो के अंदर देख लिया। अब विद्यार्थियों, कुछ ऐसी भी भौतिक राशियां हमारे सामने आ गई जिन्हें हम मूल मात्रकों के अंदर भी ऐड नहीं कर पाए और व्युत्पन्न मात्रकों के अंदर भी ऐड नहीं कर पाए। तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने एक नई मात्रकों का श्रेणी निर्धारित की, जिसे हम पूरक मात्रक कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहा जाता है। देखिए, सप्लीमेंट्री यूनिट्स या पूरक मात्रक कौन से होते हैं, पहले तो मैं बात करता हूं पूरक। आपने छोटी क्लासों के अंदर यदि कॉपी पूरी तरह से भर जाती है, एग्जाम्स के दौरान क्या होता है कि कॉपी पूरी भर गई है तो आपको एक एक्स्ट्रा सीट दी जाती है ताकि आप शेष बचे हुए क्वेश्चन सोल्व कर सकें। एक सीट पूरी तरह से भर गई और उसके बाद यदि कुछ क्वेश्चन शेष रह गए तो आपको दूसरी सीट मिलती है। इसका मतलब है पहली सीट में उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए अब जगह शेष नहीं रही, उनमें उनके लिए कोई स्थान नहीं रहा, इसलिए आपको एक एक्स्ट्रा सीट दी जाती है ताकि जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो उसमें कर सकें। वो जो एक्स्ट्रा वाली जो सीट होती है, बाद में जो सीट उसके साथ में जोड़ी जाती है, उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री। क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री, पूरक कॉपी कहा जाता है। यहां पर भी ऐसा ही है कि कुछ ऐसे मात्रक पाए गए जिन्हें हम मूल मात्रकों के अंदर नहीं ऐड कर पाए, उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक भी नहीं बना पाए। उनके लिए एक अलग से श्रेणी बनाई गई, अलग से कैटेगरी यहां पर निर्धारित की गई, जिसे हम पूरक मात्रक कहते हैं। पूरक भौतिक राशियों की जो मात्रक होंगे उनको हम पूरक मात्रक कहेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहा जाता है। ओके, तो उन्हें हम न तो मूल मात्रकों के अंदर ऐड कर पाए, न ही व्युत्पन्न मात्रकों के अंदर ऐड कर पाए। अभी हम जैसे ही इनको पढ़ेंगे तो ये हमें समझ में आ जाएगा कि ये हम ऐड क्यों नहीं कर पाए। ओके, तो यहां से एक बार मैं इनको मिटा देता हूं और एक एक करके इनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करता हूं पूरक भौतिक राशियां। पूरक भौतिक राशियां जो बाद में जोड़ी गई हो, जो बाद में जोड़ी गई हो, जो बाद में जोड़ी गई है वो है पूरक भौतिक राशियां। पूरक भौतिक राशियां दो है हमारे पास में। एक तो है समतल कोण। पहली जो पूरक भौतिक राशि है वो कौन सी है? समतल कोण, जिसे हम मोस्टली थीटा से लिखते हैं। दूसरी जो भौतिक राशि है वो हमारे पास में है घन कोण, जिसे ठोस कोण भी कहा जा सकता है। ठोस कोण, इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके वाला ओमेगा भी लिखा जा सकता है। तो दो ये भौतिक राशियां हैं और इनके जो मात्रक होते हैं उन्हीं को हम पूरक मात्रक कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहा जाता है। तो अपना जो पहला टॉपिक है वो है रेडियन। सबसे पहले आप समझें कि रेडियन क्या चीज है। तो ये समतल कोण का मात्रक है। रेडियन क्या है? पूरक मात्रक का पहला प्रकार है जो कि समतल कोण, भौतिक राशि का नाम है समतल कोण।
ये किसका मात्रक है? सबसे पहले मैं आपके सामने यही रख देता हूं कि यह समतल कोण का मात्रक होता है। ये किसका मात्रक होता है? समतल कोण का, समतल कोण का मात्रक होता है। समतल कोण का मात्रक होता है। समतल कोण का मात्रक होगा कौन? रेडियन। अब बात करते हैं समतल कोण खुद किसे कहेंगे, समतल कोण होता क्या है। तो विद्यार्थियों, आपने छोटी क्लासों में इसके बारे में पढ़ा है। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं कि समतल कोण होता क्या है। इनको एक बार यहां से हटा देते हैं। यहां पर हम प्रयोग करेंगे रूलर का, और यहां पर आप देखें, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं थोड़ा बेटर तरीके से समझने के लिए। अब यहां पर आप देखेंगे ये एक बार डायग्राम पर ध्यान देंगे। ये हमारे पास में एक त्रिज्य खंड है। इसके अंदर ये वाला बिंदु है O, ये वाला बिंदु है A, और ये वाला बिंदु है B। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये त्रिज्या के बराबर होती है, R से रिप्रेजेंट करते हैं। A से B तक की जो डिस्टेंस है उसको हम चाप लिखेंगे, S से रिप्रेजेंट करते हैं। A से B के द्वारा जो बिंदु O पर जो बनाया गया कोण है उसको हम समतल कोण कहते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो चाप है, इस वर्तीय चाप के द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित जो भाग होता है, ये जो भाग है इसी को हम समतल कोण कहते हैं या सिर्फ कोण कहा जाता है। अब समतल कोण के बारे में आपने पढ़ा होगा कि कोण बराबर होता है चाप बट्टे में त्रिज्या। चाप S से लिखा गया है यहां पर, त्रिज्या को यहां पर हमने R से लिखा है, तो चाप बटे व त्रिज्या, ये इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। ओके, अब देखिए यहां पर यदि हम व्युत्पन्न मात्रक के अकॉर्डिंग इसका मात्रक देखें तो चाप का मात्रक हो जाएगा मीटर, क्योंकि चाप है वो लेंथ है और लेंथ का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। त्रिज्या, इसका मात्रक भी मीटर, तो मीटर बट्टे में मीटर, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये वाली राशि तो मात्रकहीन होनी चाहिए। यदि ये व्युत्पन्न मात्रक की श्रेणी में हम इसको रखते तो इसका मात्रक क्या होता? कुछ भी मात्रक नहीं होता, ये तो मात्रकहीन राशि होती। कैसी राशि होती? मात्रकहीन राशि होती। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि भाई इसका मात्रक तो होना चाहिए, कोई ना कोई मात्रक इसका अवश्य होना चाहिए, तो इसका मात्रक रखा गया रेडियन। फिर उसके पश्चात इसका मात्रक क्या रखा गया? रेडियन रखा गया। तो समतल कोण का मात्रक क्या होता है? समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, रेडियन, और इसको शॉर्ट में RAD से लिखते हैं, रेडियन होता है। अब आप यहां पर देखेंगे, थोड़ा इसको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा कि यदि हम S और R, मतलब ये थीटा का मात्रक है, ये किसका मात्रक है? थीटा का मात्रक, ये है हमारे पास में रेडियन। क्या है? रेडियन है। यदि आप चाप और त्रिज्या दोनों को बराबर ले लें, चाप और त्रिज्या को दोनों को क्या ले लें? बराबर ले लें, तो जो कोण है वो एकांक आ जाएगा, एक आ जाएगा, एक रेडियन कह सकते हैं उसको। उसे हम क्या कहेंगे? एक रेडियन कहेंगे। कि यदि क्या हो, चलिए यहां पर हम इसको परिभाषित करते हैं कि यदि क्या हो, चाप जिसे हम S से पुट कर रहे हैं, ये बराबर है त्रिज्या के, ये बराबर किसके हैं? त्रिज्या के हैं। तो S और R जब बराबर होंगे तो थीटा का जो मान है वो 1/1 एक रेडियन आएगा। कितना आएगा? 1 रेडियन। कितना आएगा? 1 रेडियन हमें प्राप्त हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन क्या हो गई?
कि किसी त्रिज्यीय खंड के अंदर यदि चाप और त्रिज्या दोनों की लेंथ है वो बराबर है, कि चाप की जो लंबाई है वो त्रिज्या के बराबर है, तब उस कोण का जो मान है वो 1 रेडियन के बराबर होगा। यदि यदि चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर हो, किसके इक्वल हो? त्रिज्या के बराबर हो, त्रिज्या के तुल्य हो, बराबर हो, तो समतल कोण 1 रेडियन होगा। 1 रेडियन होगा। ये 1 रेडियन की हमारे पास में डेफिनेशन आ चुकी है। यदि चाप की लंबाई और त्रिज्या दोनों बराबर हैं तो जो कोण है वो 1 रेडियन होगा। ओके, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका जो अन्य मात्रक है वो क्या होता है? डिग्री होता है। अन्य मात्रक इसका होता डिग्री। अन्य मात्रक इसका क्या होगा? डिग्री। ऐसे दिखाएंगे, छोटा जीरो ऊपर लिखकर दिखाते हैं। अब यहां पर हम डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो देखिए क्या रिलेशन होता है। 2 पाई रेडियन ये बराबर होता है 360 डिग्री के। 360 डिग्री के। ये एक महत्वपूर्ण रिलेशन है, इसे आपको दिमाग में फिट बैठा लेना है, याद रखना है। आप इसे और क्या लिख सकते हैं? पाई रेडियन। और पाई रेडियन बराबर हमारे पास में है 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर कितना है? 180 डिग्री। आप यहां पर देखेंगे कि एक जो रेडियन है वो है 180 बट्टे में पाई, और ये डिग्री में, ये किसमें? डिग्री के अंदर है। ओके, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। देखो यदि हम इसको पूरा कैलकुलेट करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं? जो 1 रेडियन होता है वो यदि हम पाई का मान 3.14 की समथिंग, ये आ जाता है 57.291 डिग्री। ये पॉइंटों में है, इसको आप क्लियर कर लेना। ये मान लगभग इतना होता है। यहां पर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, आप देखें इसे। और क्या लिख सकते हैं? 1 डिग्री बराबर लिख सकता हूं मैं पाई बट्टे में 180। ये आ जाएगा अपने पास में रेडियन में। किस में आ जाएगा? रेडियन में हमें प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए इसके अलावा और भी मात्रक हमारे पास में है। कौन कौन से मात्रक हैं उनको आप देखें। अन्य मात्रक हमारे पास में है, देखिए आर्क मिनट और आर्क सेकेंड। आपके पास में जो भी कोण है, 1 डिग्री का जो कोण है उसके 60 हिस्से कर लीजिए। वो जो एक हिस्सा है उसको हम 1 मिनट कहेंगे। उस एक हिस्से को हम क्या कहेंगे? देखो ध्यान देना, जैसे ये हमारे पास में कोण है ए और बी के बीच का जो कोण है यह है 1 मिनट। कितना है? 1 मिनट का कोण है। ओके, यदि ये कोण 1 मिनट का है कैसे आएगा? 1 डिग्री के आप 60 हिस्से कर लीजिए। देखो ध्यान देना भाई, अन्य मात्रक है इसका आर्क मिनट इसका मात्रक है। अब एक जो आर्क मिनट होता है या एक जो डिग्री होता है वो 60 आर्क मिनट के बराबर होता है। 60 आर्क मिनट के बराबर होता है, यह आपको समझ आ जाना चाहिए। 1 डिग्री के अंदर कितने आर्क मिनट होंगे? 60 आर्क मिनट होते हैं। जैसे हमारे पास में एक जो घंटा होता है उसके अंदर 60 मिनट होते हैं, वो तो समय का मात्रक है। 1 घंटे में 60 मिनट, और यहां पर 1 डिग्री में 60 आर्क मिनट वो वैसा ही है, 60 पार्ट ही है उसके, लेकिन इसको यहां पर हम कहेंगे आर्क मिनट। इसको देखिए आर्क मिनट को ऐसे लिखते हैं, ऐसे 1 डेज लगा देते हैं तो ये 1 आर्क मिनट हो गया।
ये 1/60 डिग्री के बराबर होगा। ओके, एक और मात्रक देखें इसका। एक जो आर्क मिनट होता है, एक आर्क मिनट, जिसको 1 डेज से लिखते हैं, ओके, ये बराबर होता है 60 आर्क सेकंड के। 60 आर्क सेकंड के बराबर होता है। इसको हम डबल डेज से लिखेंगे। किससे पुट करेंगे? डबल डेज से इसको पुट किया जाएगा। आप यहां पर देखें, एक जो आर्क सेकंड होता है वो हमारे पास में कितना आ जाएगा? वो हमारे पास में आ जाएगा 1/60 डबल 1 डेज। क्या आ जाएगा हमारे पास में? ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए, ये आपको समझ आ जाने चाहिए। ओके, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। मैं यहां पर इनको और यदि आप डिटेल से देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखो, मैं आपको इसको पूरा का पूरा रेडियन में कन्वर्ट करके दिखाऊं तो कैसे दिखा सकते हैं आप देखेंगे। चलिए अगले पेज के ऊपर ही मैं दिखा देता हूं आपको कि हमारे पास में एक जो डिग्री है उसमें होते हैं 60 मिनट। तो एक जो मिनट है वो है 1/60 डिग्री, ये डिग्री हो गया। अब मैं आपको एक रिलेशन बताता हूं। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, और 1 डिग्री बराबर होता है पाई बट्टे में 180 रेडियन। तो यहां से इस डिग्री के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं? डिग्री के स्थान पर आप पुट कर सकते हैं 1 मिनट बराबर आ गया 1/60 गुणा पाई बट्टे में 180। अब ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया है। किस में कन्वर्ट हो गया है? रेडियन में कन्वर्ट हो गया है। आप यहां पर इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास में 4.85 गुणा 10 की घात, एक बार देख लीजिए कि कितना आएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास में इसका फाइनल आंसर मिलने वाला है। ये 2.91 गुणा 10 की घात -4 होगा। चलिए देखें, ये वाला कैलकुलेशन करेंगे तब आएगा 2.91 गुणा 10 की घात -4 रेडियन। ओके, ये रिलेशन है, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। इसके अलावा आप देखें, मैं यदि यहां पर बात करूं 1 सेकंड की, तो 1 सेकंड के अंदर 1/60 मिनट होता है, और ये अपने पास में आ गया 1/60 गुणा 1/60। अब ये आ गया डिग्री में, इसमें आ गया डिग्री में। अपने पास में क्या आ जाएगा? 1/60 गुणा 1/60 गुणा पाई बट्टे में 180। अब ये आ गया रेडियन में। किस में आ गया है? रेडियन में। तो यहां पर अपने पास में आ गया 1 सेकंड बराबर 4.85 गुणा 10 की घात -6। ये अब आ चुका है रेडियन में। किस में आ चुका है? रेडियन में आ चुका है। ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे यहां पर स्टेरेडियन। हालांकि इसका उपयोग बहुत कम होता है। यह घन कोण का मात्रक होता है। यह किसका मात्रक है? यह है घन कोण, जिसे हम ठोस कोण भी कह देते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका? ठोस कोण। ठोस कोण, अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का मात्रक होता है, का मात्रक होता है। देखो, इसे आप समझे, कैसे समझ सकते हैं हम इसे? इसे समझने के लिए हमें एक पेंच की जरूरत पड़ेगी। पेंच यदि आपके पास में है तो आप बेटर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मैं यहां पर एक पेंच ले लेता हूं, विद्यार्थियों, ये मैंने यहां पर एक पेंच ले लिया है। इसे आप समझें कि घन कोण क्या होता है। ये पेंच है अपने पास में, ये अपने पास में बन गया एक कोण।
मेहंदी की कोन होती है, आइसक्रीम की कोन होती है, आपने देखा होगा। तो ये इस तरीके से हमने एक कोन बना ली है, आपको भी डायग्राम दिख रहा होगा। मूंगफली बेचने वाले इस तरीके की कोन बनाकर इसमें मूंगफली डालकर अपने को खिलाते हैं, देखा होगा। देखो क्या है, ये तो होता क्षेत्रफल। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, यहां वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये तो है क्षेत्रफल। और यहां बनने वाला जो कोण होगा, यहां जो एंगल बन रहा है, इस कोण को हम कहते हैं घन कोण, ठोस कोण, सॉलिड एंगल। क्या कहेंगे? सॉलिड एंगल कहेंगे। ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस इसकी त्रिज्या के बराबर होगी। ये वाला जो क्षेत्रफल है उसको ए या एस आप लेकर चल सकते हैं। चलिए इसको मैं आपको पहले ये समझना घनकोण क्या होता है। ये वाला जो आपके पास में मैटर है, इस तरीके की कोई वस्तु है, तो ये वाला जो एंगल बना है, यहां वाला जो एंगल बना है, इस जगह पर जो एंगल बना है वो है घनकोण। वो क्या है? घनकोण है। चलिए मैं इसका एक बार डायग्राम आपके सामने रख देता हूं, क्या है, किस तरीके से हम निर्मित करेंगे। ये हमारे पास में एक सीधी रेखा है, ये हमारे पास में एक और रेखा है, और यहां से इस तरीके से ये हमने क्षेत्रफल निर्मित कर लिया है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, इसको थोड़ा सा आगे भी बढ़ा देता हूं मैं, इस तरीके से क्षेत्रफल इस डायरेक्शन में ले लेते हैं। अब देखें एक बार, आप इस डायग्राम को समझें। ये वाला जो बिंदु है वो हमारे पास में है O। ये जो पृष्ठ है, इसकी यहां से जो डिस्टेंस है वो है R। औसत जो त्रिज्या वो R है। ये वाला जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास में है A। क्षेत्रफल कितना है? A। तो देखो इस डायरेक्शन में तो ये तो है R कैप, और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, और ये है क्षेत्रफल सदिश A वेक्टर। क्षेत्रफल सदिश A वेक्टर। ये आपको इतना डायग्राम समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। देखें तो सबसे पहले मैं परिभाषित करता हूं इस घन कोण या ठोस कोण को। घन कोण, जिसे हम ठोस कोण भी कह रहे हैं, दूसरा नाम क्या है इसका? ठोस कोण। इसको इस तरीके के ओमेगा या इस तरीके के ओमेगा से, ये दोनों ही है, ये दोनों ही ओमेगा है, इसका नाम क्या है? इसे बोलते हैं ओमेगा। आप इसको कक्षा 10 में ओम कहते आए हैं, बट यहां पर हम ओमेगा कह रहे हैं। ये बराबर होता है त्रिज्या की दिशा में क्षेत्रफल। त्रिज्या की दिशा में क्षेत्रफल, तो त्रिज्या की दिशा में क्षेत्रफल कितना होगा? त्रिज्या की दिशा में क्षेत्रफल का घटक हो जाएगा इस डायरेक्शन में a cos थीटा। यहां पर तो आ जाता है a cos थीटा बट्टे में त्रिज्या का वर्ग। बट्टे में क्या आता है? त्रिज्या का वर्ग। ये अपने पास में ओमेगा बराबर आ गया है a cos थीटा अपॉन त्रिज्या का वर्ग, ये आ चुका है। ओके, ये आ गया है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। और इसी का ही मात्रक क्या होता है? घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। का मात्रक स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन, STRAD होता है, स्टेरेडियन होता है। ओके, अब देखिए जैसे किसी एक बिंदु पर बनने वाला जो समतल कोण होता है, पिछले पेज के ऊपर ले चलता हूं। एक बिंदु पर बनने वाला जो समतल कोण होता है, जैसे यहां पर कोण बने तो कितना बन सकता है? यहां पर ये वाला जो कोण होता है वो 360 डिग्री होता है। घूम फिरकर यदि हम वापस पूरा एक चक्कर लगा लें तो ये 360 डिग्री मतलब 2 पाई का कोण बनता है। एक बिंदु पर अधिकतम कितना कोण बन सकता है? 360 डिग्री बन सकता है। ऊपर कोण 360 डिग्री बनेगा। अब यहां पर यदि मैं बात करूं कि भाई घनकोण कितना बन सकता है एक बिंदु के ऊपर, तो यदि जैसे एक बिंदु है, चारों ओर ही कोई ना कोई आयतन आए, तो जैसे कोई बॉल है उसकी भांति आए, तो वो जो कोण है वो 4 पाई स्टेरेडियन का होगा। किसी एक बिंदु पर अंतरित अधिकतम
किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर बना अधिकतम घनकोण, अधिकतम घनकोण 4 पाई स्टेरेडियन होता है, 4 पाई स्टेरेडियन होता है। ओके, 4 पाई का एंगल बनेगा, 4 पाई का ठोस कोण बनेगा। हालांकि इसका यूज बहुत कम है, यहां पर बताया भी कम है और समझा भी कम ही जा सका होगा आपको, क्योंकि जैसे सदिश हैं, इनके घटक हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो यदि आपको ये वाला जो पोर्शन है वो यदि कम समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं है विद्यार्थियों। आगे चलकर हम आपको ये घटकों में वियोजन, जैसे इसका इस डायरेक्शन में घटक एक कोस थीटा है, ये भी आपको सिखाएंगे। क्षेत्रफल है, ये एक सदिश राशि होती है, इसके माथे के ऊपर मैंने एक एरो का निशान लगा दिया है, वो भी हम आगे चलकर आपको बताएंगे। तो अभी आप कक्षा 11 में एंटर हुए हैं, इसलिए आपको ये दिक्कत आ सकती है कि भाई ये क्या कर दिया, भाई ऊपर माथे के ऊपर एरो का निशान लगा दिया, इधर आर के ऊपर केप लगा दिया। हालांकि जिन स्टूडेंट्स ने 11th क्लास से कंप्लीट कर ली उनको आ जाएगा समझ में, या वो कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उनको आ सकता है, बट यदि नए फ्रेश स्टूडेंट है तो उनको समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल काम है, और आने वाले समय में आ जाएंगे, क्योंकि जब हम सदिश पढ़ेंगे तो केप भी लगाते, एरो का निशान भी लगाते, ये भी आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने पूरक मात्रकों के बारे में डिटेल से पढ़ा। जितना समझा जा सकता था उतना हमने समझा। देखो, इससे ज्यादा समझाएंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर भी थोड़ी मुश्किलें आ रही है, और ज्यादा में और दिक्कतें आती, इसलिए मैंने लिमिटेड बताया, जितना अपने को नेसेसरी था उतना ही बताया। आगे चलकर ये जो समतल कोण वाले जो हमने आंकड़े आपको यहाँ पर बताए वो आगे यूज में आएंगे, इसलिए आपको यहाँ समतल कोण का आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समतल कोण अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, जिसमें हम लंबाई का मापन पढ़ने वाले हैं, लंबाई के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।